हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसटी क्लास 12 चैप्टर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे केस स्टडीज ज्यादातर बनती हैं। और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डीमोनेटाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। It says it refers to the forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of our business but these may affect its performance। इसका मतलब होता है सारे के सारे फोर्सेस का मतलब होता है या तो वो डिमांड फोर्स होगी या तो वो सप्लाई फोर्स होगी। सारे के सारे फैक्टर्स, चाहे वो लिविंग फैक्टर हो चाहे वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हो, सारे इंडिविजुअल्स मतलब कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सारे लोग। फिर आता है इंस्टीट्यूशन जैसे कि सरकार, जैसे कि आरबीआई, बैंक्स एक्सेट्रा। तो सारे फोर्सेस, सारे फैक्टर, सारे इंडिविजुअल, सारे इंस्टीट्यूशन जो सब कुछ हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, मतलब हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो चाहे तो हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, बट अगर उसकी डिमांड बदली तो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, अभी कौन सी नई सरकार पावर में आएगी इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर सरकार बदली तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल के बाहर है लेकिन हमें इम्पैक्ट कर सकती है, वो सब कुछ ऑल टुगेदर इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? टू हैव कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास बाहर जो भी कुछ चल रहा है, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, सबके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग रखना इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे फायदा क्या होता है? इससे आप एंटिसिपेट कर पाते हो, मतलब पहले से ही अंदाजा लगा पाते हो कि आपके बिजनेस इस एनवायरनमेंट की वजह से आपके बिजनेस को क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, आप उसको पहले से ही एंटिसिपेट कर पाते हो। नाउ जब आप इसको एंटिसिपेट करते हो तो या तो आपको पता चलता है कॉन्स्टेंट के बारे में या तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट या तो आपके बिजनेस को कॉन्स्टेंट मतलब कुछ बाधाएं पहुंचाता है, तो जब भी इसमें कोई चेंज होगा तो या तो वो आपके लिए अच्छी बात होगी या तो बुरी बात होगी। अच्छी बात का मतलब क्या है कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है, और कभी कभी वो आपके लिए कॉन्स्टेंट मतलब कुछ रुकावटें भी पैदा करता है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सारे फीचर्स को आप याद रख सकते हो विद द सिंपल ट्रिक दैट इज सर्द ICU, और उससे भी ज्यादा सिंपल ट्रिक हो जाएगी आई डोंट केयर SUAR। ठीक है, आई से हो जाएगा इंटर रिलेशन। नाउ एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स जब भी किसी एक फैक्टर में चेंज आता है तो दूसरे फैक्टर में भी अपने आप चेंज आ जाता है। जैसे जब आपकी जो सोसाइटी है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग जाती है तो उसमें फास्ट फूड की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। जैसे अगर फास्ट फूड की डिमांड अगर आप बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो किसी एक फैक्टर में चेंज आएगा तो दूसरे फैक्टर में भी चेंज आएगा ही। दो फैक्टर एक और लेते हैं, डिमांड और प्राइस। जब भी आपकी सोसाइटी में प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे तो डिमांड गिरने लग जाएगी, और प्राइस अगर गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी एक में चेंज आता है तो दूसरी में भी चेंज आता है। देन आएगा डी से हो जाएगा डायनामिक। नाउ डायनामिक का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता, ये बदलता रहता है। तो जो आज लोग डिमांड कर रहे हैं कल भी वही डिमांड करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज अगर फटी हुई जीन्स की फैशन है कल बेल बॉटम की फैशन आएगी, आज अगर बीजेपी की सरकार है तो कल शायद किसी और की सरकार आएगी। तो हमेशा एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर आप सी से कॉम्प्लेक्स करने से पहले आप करेंगे यू से अनसर्टेनिटी। ठीक है, डायनामिक के बाद आप समझेंगे अनसर्टेन का मतलब क्या होता है। ये तो बहुत ही श्योर है कि एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा, बट नेक्स्ट चेंज कौन सा आएगा इसे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस। ये तो आपको पता है कि चेंज होगा, बीजेपी की सरकार हमेशा नहीं चलेगी, पर इसके बाद कौन सी सरकार आएगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। या फिर हमेशा जिंदगी भर आपकी फटी हुई चीज का फैशन नहीं रहेगा, पर नेक्स्ट फैशन कौन सा आएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में या फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। अभी तक सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, फिर AI आ गया,
तो आपकी सारी बातें बदल गई। तो यहाँ पे क्या होता है, आईटी या फिर फैशन इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट फैशन कौन सा आएगा। फिर आते हैं सी से कॉम्प्लेक्स। ना कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अगर आपको पता चल भी जाए कि नेक्स्ट चीज कौन सी आने वाली है या नया चेंज कौन सा आएगा, तो भी आप उसका इम्पैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको पता चल भी जाए कि बीजेपी के बाद एग्जैक्टली कांग्रेस ही जीतने वाली है, पता चल भी गया, तो भी उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या होगा, इसे पता लगाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन द कंपनीज। तो फॉर एग्जाम्पल सरकार कभी कभी क्या करती है, 5% से टैक्स बढ़ा देती है। तो हमें लगता है नॉट अ बिग डील, 5% तो इजिली हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो छोटा सा चेंज भी आपकी बिजनेस को बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट दे सकता है, आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है, प्रॉफिट को मिनिमाइज कर सकता है एंड सो ऑन। तो डायनामिक मतलब वो हमेशा बदलेगा। अनसर्टेन मतलब कि नया चेंज कौन सा होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर पता चल भी गया कि नया चेंज कौन सा है, तो भी उसके इम्पैक्ट को पता लगाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट, एस से हो जाएगा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एनवायरमेंट में जो फोर्सेस होती हैं उसमें से कुछ फोर्सेस जनरल होती हैं और कुछ स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ ऐसे चेंजेस जो डायरेक्टली सिर्फ आपके बिजनेस को ही इंपैक्ट करते हैं, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सप्लायर अगर आपको कह दे कि भैया हम आपको माल नहीं बेचेंगे, तो इसका फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक है जो सिर्फ आपको टारगेट करता है। एग्जाम्पल इन्वेस्टर, अगर आपके इन्वेस्टर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया या उसने पैसा निकाल लिया, तो इससे आपको सिर्फ आपको ही फर्क पड़ेगा, किसी और को नहीं। सिमिलरली कस्टमर, अगर आपके कस्टमर ने अपनी डिमांड बदल दी या फिर आपसे सामान खरीदना बंद कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट भी सिर्फ आपको पड़ेगा और किसी को नहीं। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि सिर्फ डायरेक्टली आपको टारगेट करते हैं, किसी और बिजनेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि जनरल फोर्सेस कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सारे के सारे इंटरप्राइजेस पे इंपैक्ट डालते हैं, और आप क्योंकि इन सारे इंटरप्राइजेस का एक छोटा सा पार्ट हो, तो आप पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, बट इनडायरेक्टली। तो स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली आपके बिजनेस को टारगेट करते हैं, जनरल फोर्सेस सारे बिजनेस को टारगेट करते हैं, पर आप पर भी इसका फर्क पड़ता है इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बदली है, सबके लिए बदली है। जैसे अगर एआई आ गया तो डिफिकल्टी सिर्फ आपको नहीं जा रही है, सबको ही जा रही है। फिर आता है लीगल, अगर कोई नया लॉ मार्केट में आया है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, वो सबके लिए आया है। पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी के बाद अगर कांग्रेस आ जाती है, तो वो सिर्फ मुझ पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो सब पर इम्पैक्ट डालेगा। पर क्योंकि मैं सबका एक पार्ट हूं तो मुझ पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, बट इनडायरेक्टली। फिर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए से हो जाएगा ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एनवायरमेंट में सिर्फ वही फोर्सेस आते हैं विच आर आउटसाइड द बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर है वो हमारा एनवायरमेंट नहीं है। बिजनेस के बाहर जो भी चीजें हो रही है, लाइक द कस्टमर्स, लाइक द गवर्नमेंट, लाइक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लॉज एक्सेट्रा, वो सब मिलकर हमारा एनवायरमेंट बनाती है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इंटरनल। देन नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके दो सेंस होते हैं। फर्स्ट, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। तो जो एनवायरमेंट होता है वो हर जगह का अलग अलग होता है। तो जो इंडिया का एनवायरमेंट है वही सेम एनवायरमेंट जापान, लंदन या फिर अमेरिका का नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे साड़ीज डिमांड की जा रही हैं तो हर जगह पे साड़ी की डिमांड होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर जगह का अपना अलग एनवायरमेंट होता है। दूसरा सेंस होता है कि जब भी इसमें कोई चेंज आता है तो किसी एक बिजनेस के लिए वो कॉन्स्टेंट होता है और दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री बैन हो जाए, तो कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, बाधा हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जूस की इंडस्ट्री के लिए वो क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक रही है तो अब लोग जनरली क्या प्रेफर करेंगे, जूस। वैसे ही अगर हमारे कंट्री में अगर टिकटॉक बैन हो गया तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको हो गया, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो किसी एक के लिए वो कॉन्स्टेंट था, दूसरे के लिए वो क्या थी, अपॉर्चुनिटीज। अगर दो मूवीज है, दोनों मूवी सेम डेट पर रिलीज होने वाली थी, सरकार ने पहली मूवी को बैन कर दिया तो इसके लिए वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। लेकिन इसके बैन होते ही आप कंज्यूमर किसके बढ़ जाएंगे, सेकेंड वाली मूवी के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज। तो ये होता है रिलेटिविटी। तो यहां पर हमने ट्रिक देखी थी, आई डोंट केयर, SUAR। आई स्टैंड्स फॉर इंटर रिलेशन,
देन डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक, डायनामिक के बाद फिर आपको करना है यू से अनसर्टेन, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, A stands for all external forces. Then R, relativity. Okay. So these were the features of business environment. Next topic is importance of business environment. Importance का मतलब है होता है कि आपके business environment को समझना, उसे स्कैन करना आपके लिए क्यों जरूरी है. तो इसे भी आप याद रख सकते हो with the simple trick. Tip tap. First T से आप एक कीवर्ड याद रखोगे, that is threat. पूरी हेडिंग क्या हो जाएगी, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. ना हमने पहले देखा था कि जब भी आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है या तो कॉन्स्टेंट होता है. कॉन्स्टेंट का मतलब भी क्या होता है, थ्रेट. तो या तो आपके लिए फायदे की बात होगी या तो खतरे की बात होगी. तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को पहले स्कैन कर लेते हो तो आपको आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है. मतलब उसकी वार्निंग आपको पहले से ही मिल जाती है. दैट मीन्स आप अपनी फर्म को बेटर प्रिपेयर कर सकते हो टू फेस दैट थ्रेट. तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है टाइम से, तो कोई भी अगर फ्यूचर में आने वाली वार्निंग्स है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में आपको पहले से ही सिग्नल मिल जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, जैसे मारुति उद्योग को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि जो फॉरेन की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इंडिया में एंटर करने वाली हैं. तो अगर वो एंटर हो गई तो मारुति की कार्स बिकना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि फॉरेन कार्स आने से पहले अपने प्रोडक्शन को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. तो उसने अपनी सेल्स बढ़ा दी, डिस्काउंट्स रखे ताकि बहुत सारा लार्जर मार्केट में उसका एक शेयर हो जाए या काफी सारे लोग उसकी कार अभी खरीद लें. तो उससे क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में जो आने वाला खतरा है उससे वो अपने आप को प्रिवेंट कर पाएगा. ठीक है. फिर आते हैं आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल, एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो दो चीजें थी, या तो थ्रेट होता या तो अपॉर्चुनिटीज होती. अगर आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया है सबसे पहले तो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपको आज ही पता चल जाएगा और आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे. दूसरों से पहले आपने पता लगाया कि क्या अपॉर्चुनिटी है और आपने वो कदम उठाया, तो अब दूसरों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे. उसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो वो बिजनेसमैन जिसने अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया था और उसे अपॉर्चुनिटीज पता चल गई थी, उससे बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट होगा और मार्केट में शेयर भी ज्यादा मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ऐसा पहला ऐप था जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि लोगों को सिर्फ कॉल पे बात करना नहीं अच्छा लगता, अगर वो चैट करने उनको मिल जाए तो वो ज्यादा एंजॉय करेंगे. तो वो पहला ऐसा ऐप था जिसने आपको चैटिंग फैसिलिटी दी थी. इसके बाद बहुत सारे ऐप आ गए, लेकिन चैटिंग करने के लिए पर्टिकुलरली जितना बड़ा शेयर व्हाट्सएप का है उतना किसी और का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, उसने आइडेंटिफाई किया कि लोगों को सिर्फ रेस्टोरेंट में जाकर खाना अच्छा नहीं लगता, उन्हें मजा आएगा अगर वो घर पे ऑर्डर कर पाए. तो वो पहला ऐप था जो फूड को आपके घर पे डिलीवर करवाता है. उसके बाद कई सारे और भी एप्स आए जो यही सेम काम करते हैं, पर जितना ज्यादा प्रॉफिट आज जोमैटो का है और किसी कंपनी का नहीं है. फिर आते हैं ब्लिंकिट. ब्लिंकिट ने भी आपको ग्रोसरी वगैरह घर पहुंचाने के बारे में उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया. वैसे अब उसके बाद और भी ज्यादा एप्स बने हैं, लेकिन जितना ज्यादा लार्जली इसको यूज किया जाता है उतना किसी और ऐप को नहीं यूज किया जाता. तो जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को पहले पता लगाते हो तो आपको बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट मिलता है. पी से हो जाएगा प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. अपने बिजनेस के लिए जब भी आप कोई प्लान्स या पॉलिसीज बनाते हो तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को पहले स्कैन कर लो. तो प्लान्स को बनाया ही जाता है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना तो वो एनवायरनमेंट आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपके इस प्लान को इफेक्ट करेगा. तो सारे प्लान्स को बनाने से पहले जरूरी होता है कि आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं पर होटल वगैरह बनाना है, कहीं पर टूरिज्म के रिगार्डिंग कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तो मुझे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भीड़ कहाँ पे आने वाली है. तो आज से 2 साल पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसका इनॉग्रेशन होने वाला था, तो सबको पता था कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा होने वाली है. तो अगर वहां पे होटल बनाया जाए या फिर रेस्टोरेंट ओपन किया जाए या फिर कुछ भी ऐसे फूड काउंटर्स ओपन किए जाए तो वो बाकी जगह के कंपैरिजन में ज्यादा चलेगा. जैसे हमें पता है कि जब भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तो उज्जैन जैसे शहरों में भीड़ बढ़ जाती है, वहां पे काफी सारे भक्त आते हैं
अब वहां पर अगर आप कुछ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर द टूरिज्म, तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो कोई भी प्लान करने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले आपको एनवायरमेंट को स्कैन करना होता है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी जगह बेस्ट है अपना इन्वेस्टमेंट डालने के लिए। फिर आता है टी से टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। ना आपका अगर बिजनेस है तो आप कुछ ना कुछ तो आउटपुट बनाओगे, और वो आउटपुट डिपेंड करता है लोगों की डिमांड के ऊपर। तो लोग जो डिमांड करते हैं आपको वही आउटपुट बनाना पड़ता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इनपुट्स भी हायर करते हो। तो आप मार्केट से कौन से इनपुट्स को परचेस करके लाओगे, कौन से रॉ मटेरियल परचेस करके लाओगे, उसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी क्या चीज, किस चीज की डिमांड की जा रही है। मतलब एनवायरमेंट को स्कैन करना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाओ या फिर एलसीडी एलईडी टीवी आप बनाओ, ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, लोगों की डिमांड के ऊपर। जब तक लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीद रहे थे, हमने वो बनाई। अब डिमांड शिफ्ट हो गई, अब लोग एलसीडी एलईडी टीवी वगैरह खरीदते हैं, तो आपको वही चीज बनानी पड़ेगी। तो आप क्या बनाओगे डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप इनपुट्स मार्केट से लेकर आओगे। तो आप मार्केट से कौन से रिसोर्सेज को हायर करोगे, कौन से इनपुट्स मार्केट से लेकर आओगे, ये भी डिपेंड करता है आपकी एनवायरमेंट के ऊपर। फिर आता है ए से हो जाएगा एडजस्ट एंड एडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। एनवायरमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। और जब भी आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, आपको अपने बिजनेस में भी वो चेंजेस एडॉप्ट करने पड़ते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करवा पाओ। ठीक है, तो उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको पता होना जरूरी है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब तक फटी हुई जींस का फैशन था, वही बना रहे थे। अब अगर मार्केट में बेल बॉटम जींस का फैशन आता है, तो सेम चीज आपको भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आए, तो सेम आपको अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसे करने के लिए पहले आपको उस चेंज के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसके लिए भी एनवायरमेंट को स्कैन करना जरूरी होता है। लास्ट आता है पी से परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज द कीवर्ड। पूरी हेडिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। वो सारे बिजनेस जो कि एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, दे विल नेचुरली परफॉर्म बेटर देन द अदर बिजनेस जो नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस की एनवायरमेंट स्कैनिंग की हुई है, तो आपकी परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होगी। जैसे अगर आपने अपने एनवायरमेंट को स्कैन किया है, आपने देख रखा है कि सीबीएसई या फिर एमपी बोर्ड अपने जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछते हैं, कौन से टॉपिक से कम पूछते हैं। अगर आपने अपने एनवायरमेंट को स्कैन किया हुआ है, तो जनरली आपकी परफॉर्मेंस इन एग्जाम विल बी बेटर देन दोज पर्सन जिसने ये स्कैनिंग नहीं की हुई है। तो एनवायरमेंट को स्कैन करना आपको बाकियों के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस दिलवाने में हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल डायमेंशन, जिसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब अगर इन कंपोनेंट्स में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन में चेंज आया है। तो इन सबको आप याद कैसे रखोगे, हालांकि याद सब नहीं रखने, 3-4 आपको याद वैसे भी रह जाएंगे, बट इन सबका नाम पता होना इसलिए जरूरी है, ताकि अगर कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये चीज कौन सा डायमेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन सबको आप याद कैसे रखोगे, स्टार्टिंग के जो 5 है वो हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके 5 चैप्टर्स का नाम ही है। तो फर्स्ट चैप्टर इज नेशनल इनकम। तो अगर आपकी नेशनल इनकम में कोई भी चेंजेस आता है, हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, दैट इज इकोनॉमिकल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। फिर आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ती है, नोट ज्यादा ज्यादा छपते हैं, कम छपते हैं, एक्सेट्रा, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल डायमेंशन। बैंकिंग सेक्टर की स्कीम्स, अगर उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, लोन ज्यादा दे रही है, कम दे रही है। फिर आता है फिस्कल पॉलिसी, ये हमारे बजट में आता है ना। बजट में सरकार ने खर्चा बढ़ाया या फिर हमारे टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, तो ये भी फिस्कल पॉलिसी होती है, जिससे वो इन्फ्लेशन डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर सरकार के टैक्सेस में या फिर सरकार की खर्चे में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं, तो ये भी हमारा इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है। एंड लास्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन ऑफ अवर कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी कंट्रीज के साथ हम जो भी लेन देन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो ये भी हमारे इकोनॉमिकल डायमेंशंस है। तो पहला चैप्टर नेशनल इनकम या जीडीपी, फिर आता है मनी सप्लाई, फिर आता है बजट में हमारी फिस्कल पॉलिसी, फिर हमारा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 2 बिल्स हैं। 2 बिल्स में पहला बिल है जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन।
जीएसटी 2017 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें बाकी के 17 टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल टैक्स हमने इंप्लीमेंट किया था। फिर आता है डिमोनेटाइजेशन, जो कि 1 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को हमने डिक्लेयर किया था। 9 नवंबर से हमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या था? डिमोनेटाइजेशन, जिसमें हमने नोटबंदी की थी। ये भी दोनों भी हमारे इकोनॉमिकल चेंजेस थे। फिर आते हैं 5-6 चीजें और जिसको आप याद करोगे विद द ट्रिक 5I और P। 5I में पहला आई क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट। बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ना कम होना, ये भी आपके एनवायरमेंट को इंपैक्ट करता है। इन्फ्लेशन, महंगाई या सस्ताई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। ये भी अगर कोई नया कानून लेकर आते हैं, नया रूल बनाते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो इसका भी आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। फिर इंटरनेशनल डेट। अभी आपको पता होगा कि इंडिया पे काफी सारे देशों का कर्जा है, हमने काफी सारे देशों से कर्जा लिया हुआ है। ये डेट बढ़ता है या कम होता है तो भी आप पर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो ये भी आपका इकोनॉमिकल चेंज है। देन इन्वेस्टमेंट से एंड सेविंग्स, लोग अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे भी इंपैक्ट पड़ता है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, आपको पता होगा कि आजादी के बाद से यहाँ पे पब्लिक सेक्टर सत्ता चलता था, सारी कंपनी सरकार की हुआ करती थी, और 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल भी अगर बदलता है तो इससे भी जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल चेंजेस। तो 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकेंड मनी, बैंकिंग, देन फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है बजट, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। 2 बिल्स हैं जिसमें एक जीएसटी है, एक डीमोनेटाइजेशन है। 5I, आई से क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल डेट, कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आरबीआई, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। पी से क्या हो जाएगा? प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के हैं। सेकेंड एनवायरनमेंट इज सोशल एनवायरनमेंट, और उसको भी आप याद रख सकते हो विद द ट्रिक रेड क्यूटी। दैट मीन्स अगर इन कंपोनेंट्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो आपका सोशल एनवायरनमेंट का चेंज होगा। आर से क्या हो जाएगा? रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन क्या मेन को दिया जाता है क्या? नहीं, विमेन को दिया जाता है। तो रिजर्वेशन के साथ आप एक और वर्ड याद रखोगे, विमेन। तो यहाँ पे आपको ये 2 डायमेंशन हो गए, ये 2 कंपोनेंट हो गए, रिजर्वेशन एंड विमेन। तो जब भी केस स्टडी बात कर रही होगी कि एससी, एसटी, ओबीसी को हमने रिजर्वेशन दिया या 10% जॉब हमने विमेन के लिए रखी है, तो ये कौन सा डायमेंशन है? सोशल। ऐसा जब भी कोई मांग उठती है तो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आता है। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10% आप कम से कम विमेन को दो ही, या फिर एससी एसटी को भी आप प्रमोट करो, तो इनसे आपके बिजनेस को इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज सोशल चेंज। ई से हो जाता है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और उसके साथ आप याद रखोगे हेल्थ, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। नाउ एजुकेशन, अगर लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपके बिजनेस को अच्छा असर पड़ेगा या बुरा? मोस्टली बिजनेस को बुरा असर पड़ता है। अगर लोग पढ़ लिख गए तो अब आप उनको बेवकूफ नहीं बना पाओगे। पहले तो वो एक्सपायर्ड चीज आपसे खरीद लेते थे, पर अब उनको पता चल गया है कि उन्हें एक्सपायरी चीज नहीं खानी है तो वो आपसे नहीं खरीदेंगे। पहले आप उसे कोई भी झूठ मूठ बोल के आप उन्हें वो चीजें बेच देते थे, फिर एंड लवली 7 दिन में ट्रांजिशन होगा। लेकिन अब क्योंकि लोग पढ़ लिख गए तो वो चीज अब आपकी नहीं खरीदेंगे, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये क्या है? एजुकेशन अगर आएगी तो बिजनेस को इंपैक्ट पड़ेगा। सेम अगर हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं तो जिम या फिर कुछ प्रोटीन शेक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। अगर हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं है तो फिर फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो ये भी आपकी बिजनेस को इंपैक्ट करता है। डी से आ जाएगा डिमांड और ट्रेंड। अभी मार्केट में किस चीज की डिमांड की जा रही है या कौन सी चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, ये भी आपकी बिजनेस को इंपैक्ट करता है। दैट इज सोशल चेंज। क्यू से आ जाता है क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड एटीट्यूड। क्वालिटी ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि क्या आपका ऐसे सादा जीवन, उच्च विचार जैसे सोच है, आप बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हो या फिर लग्जूरियस लाइफ जीते हो, ये भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है। मोस्टली लोग अगर सिंपल लिविंग कर रहे हैं, मतलब ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो बिजनेस के लिए बुरी बात है। अगर आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, हर दूसरे दिन अगर आप शॉपिंग करते हो, तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी है, ये भी बिजनेस को इंपैक्ट करती है। फिफ्थ आता है आपका ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। अगर अभी कोई नया फेस्टिवल आने वाला है तो फिर उस हिसाब से हम शॉपिंग करते हैं। रक्षाबंधन में हम बहनों के लिए चीजें लेते हैं, राखी की शॉपिंग होती है, फिर अगर दिवाली का टाइम आ जाए तो कपड़ों की शॉपिंग होती है। तो ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पर अलग अलग तरीके की डिमांड होती है। फिर आता है ट्रेडिशन। अगर आप इंडिया में हो तो साड़ी की डिमांड ज्यादा होगी, अगर आप कहीं और हो तो आपकी ट्रेडिशन भी डिसाइड करता है कि कौन कौन सी चीजें आप खरीदोगे और किस चीज की डिमांड करोगे। तो ये सारी चीजें आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं और उसे हम कहते हैं सोशल डायमेंशन में चेंज। फिर फिफ्थ
एक लास्ट एक और आता है बर्थ रेट और डेथ रेट। इसके बारे में अगर कोई बात होती है तो वो भी आपका सोशल डायमेंशन है। अगर बर्थ ज्यादा होते जा रहे हैं तो भी कुछ बिजनेस में फर्क पड़ते हैं, डेथ ज्यादा होती जा रही है तो भी बिजनेस में फर्क पड़ता है। जनरली इन दोनों का ज्यादा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ केयर पे पड़ता है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह को इनसे ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होता है। ओके, तो ये सारे डायमेंशन हमारे क्या है, सोशल डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन है पॉलिटिकल। ना पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, तो पहली चीज तो हम देखेंगे जिस भी नाम के आगे पॉलिटिकल लगा हो वो सब इसमें आ जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वैल्यूज और आइडियोलॉजी। ना स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार सरकार आ गई तो क्या वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल होता है तो बिजनेस को ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टार्टिंग से उनकी आजादी से 1949 में जो पॉलिटिकल पार्टी जीती थी, आज भी सेम पार्टी चल रही है, उनमें कभी तख्ता पलट हुआ ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई नहीं। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां के बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करते हैं। यहाँ पे लगभग हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, तो यहाँ पे थोड़ी कम स्टेबिलिटी है। अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से तो वहां पे बहुत जल्दी सरकार बदलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बीच में ऐसा भी देखा गया था कि एक हफ्ते में 3 नई सरकार आ गई। तो ये क्या होता है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिर जाती है ना तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, दैट इज पॉलिटिकल चेंज। फिर आता है पॉलिटिकल लीडर्स। राहुल गांधी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे लीडर हैं तो वो क्या चेंजेस करेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। आपकी क्या वैल्यूज है और आपकी क्या आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। क्या आप एजुकेशन को बढ़ावा देते हो, हेल्थ को बढ़ावा देते हो, या फिर आप धर्म के नाम पर कुछ चीजें खेलते हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को कैसा इंपैक्ट होगा। फिर आते हैं कुछ मूवमेंट जैसे कि स्किल इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत अभियान। स्किल इंडिया मूवमेंट में सारे यूथ को स्किल वगैरह सिखाए जाते हैं, अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो खुद से अपना स्टार्टअप वगैरह ओपन कर सके। स्वच्छ भारत अभियान में सफाई क्लीनलीनेस को प्रमोट किया जाता है। तो ये सारे मूवमेंट भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने स्किल बढ़ा दी तो आपको जो वर्कफोर्स मिलेगा वो ज्यादा स्किल्ड मिलेगा। अगर आपने साफ सफाई के लिए लोगों को मजबूर कर दिया कि नहीं करना ही पड़ेगा, तो बिजनेस को कई बार अच्छा भी असर पड़ता है, कभी बुरा असर भी पड़ता है, क्योंकि साफ सफाई करने में उनका खर्चा जाएगा ना, तो इसका भी कुछ असर पड़ता है। और ये कौन से एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। कई बार सरकार आपके बिजनेस में इंटरफेयर करती है, कई बार वो रेड डलवाती है, या फिर वो कभी वो चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर भेजती है कि आप सही से सामान बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो इससे भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो सारे सिटीजन्स होते हैं उनको काफी सारे राइट्स दिए जाते हैं, ड्यूटीज दी जाती हैं, तो इनसे भी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट है फॉरेन पॉलिसी। आपके जो गवर्नमेंट है आपकी कंट्री की, वो फॉरेन पॉलिसी कैसे डिजाइन करती है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो हम सबको पता है कि इंडिया मेजरली यूएसए का फ्रेंड है किसी और कंट्री के कंपैरिजन में। तो हमने पाकिस्तान से उतनी दोस्ती नहीं रखी है, ना ही बांग्लादेश से, ना ही नेपाल से। जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप हमने अमेरिका से रखी है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। और इम्पैक्ट अगर इन चीजों की वजह से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा लीगल एनवायरमेंट। नाउ लीगल एनवायरमेंट या डायमेंशन में क्या होते हैं, सारे लॉज जो भी कानून बनाए जाते हैं या फिर एक्ट पास किए जाते हैं। लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है, पहले किसी बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं लॉ, फिर उसे पास जब वो हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्ट। कोई भी लॉ बना है या कोई भी एक्ट बना है तो वो सारे आपके लीगल डायमेंशंस में आते हैं। तो जिसके भी नाम के आगे एक्ट लगाओ, लाइक कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सारे एक्ट क्या है, आपके लीगल डायमेंशंस हैं। फिर आते हैं सारे आपके ऑर्डर्स एंड कोर्ट की जजमेंट। ना अगर आपको पता हो, आपने थोड़ा सा भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो या फिर इससे पहले आपने जो सिविक्स सब्जेक्ट होता था, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 3 बॉडीज होती हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशियरी। तो जो सरकार आपकी, जो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो कि आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो अपना क्या बोलते हैं बिल पास करते हैं उसे हम कहते हैं लॉ। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार मतलब सबसे अप्रूवल लिए बिना ही खुद से अगर कोई ऑर्डर दे दिया या कुछ बोल दिया कि ऐसा होना ही है, जैसे अगर आपको पता होगा कि अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, सबसे पूछ के नहीं किया गया था, ये ऑर्डर दिया गया था। जैसे अगर आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हटा के यूनियन टेरिटरी हमने बना दिया था, तो ये भी सबसे पूछ के नहीं दिया था, ये ऑर्डर आया था। तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव देते हैं।
और फिर आता है जुडिशियरी, मतलब आपके कोर्ट्स। कोर्ट्स आपको देते हैं जजमेंट्स। तो इन तीनों में से कोई भी चीजें हो तो वो सब आपका लीगल एनवायरमेंट है, चाहे वो लॉ हो, ऑर्डर हो या जजमेंट हो। फिर आता है कुछ पॉलिसीज, जैसे लाइसेंसिंग। बिजनेस ओपन करना है तो लाइसेंस लो, या बिजनेस को एक्सपांड करना है दोबारा लाइसेंस लो। तो ऐसे कुछ लाइसेंसिंग भी आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। फिर आता है स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन लेबलिंग। अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो लोगों के लिए हानिकारक है, लाइक टोबैको, तो उस पर आपको ये वार्निंग देनी होती है कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। या फिर अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो छोटे बच्चों के लिए जो 6 महीने से कम उम्र के हैं, तो उसमें आपको कंपल्सरीली लेबल में लिखना पड़ेगा कि माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। हम तो फिर भी ये बेच रहे हैं, पर आपको प्रेफर क्या करना चाहिए, माँ का दूध। तो ये चीजें क्या होती है, ये आपके लिए कंपल्सरी है कि अगर आप ऐसी कुछ चीजें बेच रहे हो तो आपको लेबल्स पे ये लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या है, लीगल एनवायरमेंट। फिर आता है चेक ऑन एनवायरमेंट। ना एनवायरमेंट में भी अगर कोई आपके लिए लॉ बनता है या कोई रूल बनता है कि आपको एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, आपको वाटर पॉल्यूशन नहीं करना, या ये सारी चीजें, ये केमिकल्स आपको वाटर में डिस्चार्ज नहीं करने, या ये सारी चीजें आपको सॉइल में डंप नहीं करनी है, ऐसे कोई भी अगर लॉ बनता है या कोई भी रूल निकलता है तो वो भी आपका लीगल एनवायरमेंट का पार्ट होता है। लास्ट आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। नाउ टेक्नोलॉजिकल में जब भी वो किसी ऑनलाइन चीज की बात करें, जैसे ऑनलाइन सामान बेचना, ऑनलाइन सामान की बुकिंग करना, ऑनलाइन प्राइस को कंपेयर करना कहाँ सस्ता मिल रहा है, या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना, ये सारी चीजें आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का पार्ट होती हैं। और ये सबसे इजी आइडेंटिफाई करना, जब भी कोई बात हो रही है रोबोटिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, या फिर सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, फोटोकॉपीज, वर्ड प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, या सेमी चिप्स जो होती हैं, सेमी कंडक्टर वगैरह होते हैं, इसके अलावा आईटी सेक्टर की, तो किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही हो तो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, इन सब की बात अगर हो रही हो तो ये सब कुछ आपका किसके अंदर आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो आज के चैप्टर का है वो है डीमोनेटाइजेशन। नाउ डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आज जो हमारे फियाट मनी है, जो हमारे करेंसी जो अभी चल रही है, अगर उसे बैन कर दिया जाए तो उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये कब अनाउंस किया गया था, तो ये 8 नवंबर को अनाउंस किया गया था। तो 8 नवंबर रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने ये डिक्लेयर किया था कि 500 और 1000 के नोट बैन होंगे। पर कब से बैन होंगे, रात 12 बजे से, मतलब 9 नवंबर से ये इंप्लीमेंट किया गया था। तो डीमोनेटाइजेशन कब आया था, कब से इंप्लीमेंट किया गया था, 9 नवंबर से। पर डिक्लेयर कब किया गया था, 8 नवंबर को। क्या ये पहली बार हुआ था हमारी इतिहास में कि पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है? नहीं, 2 बार हो चुका है। एक बार हुआ था 1946 में। 1947 में हम आजाद हुए थे। उससे पहले ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिश के नोट्स चलते थे। पहली बार जो गांधी जी के नोट्स बनना स्टार्ट हुए ना, वो 1946 में था। फिर था 1978। आपको शायद पता नहीं होगा कि इससे पहले 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। 1978 में वो बंद कर दिया गया था। तो 2 बार पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, 1946 में और 1978 में। तो इससे फायदा क्या हुआ था, 86% करेंसी विथड्रॉ हो गई थी, मतलब लोगों ने 86% ऑफ देयर करेंसी यहाँ पे बैंक्स में आकर जमा की थी। 14% कहाँ गई, तो या तो ये उन्होंने लोगों ने जला दिया या नदियों में बहा दिया, जो भी ब्लैक मनी थी जिससे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, तो आपने क्या किया, उसे या तो जला दिया या तो आपने बहा दिया। तो 86% करेंसी आपके पास आ गई थी वापस, 14% डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं फीचर्स। डिमोनेटाइजेशन के क्या फीचर्स थे, तो फर्स्ट फीचर इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। तो नाउ डिमोनेटाइजेशन को किया गया था टू नो द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ पीपल। लोग कितना कमाते हैं इन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं हुआ था। आप कमाते हो महीने के लाख रुपए और आपने लिखवाया हुआ है सिर्फ 20,000 रुपए, आप टैक्सेस भी नहीं दे रहे हो, टैक्स की चोरियां कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर किया गया था। हमें जानना था कि लोगों की कमाई कितनी है, उनके पास कितना पैसा, ताकि हम पता लगा सके कि कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो कितना टैक्स लगाया जाए, किन पर टैक्स लगाना है, किन पर टैक्स नहीं लगाना है, इसे पता लगाने के लिए बहुत जरूरी था कि हमें ये पता चले कि उनके पास कितनी इनकम है, जिसके लिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया, ताकि सारे लोग अपना पैसा आकर यहाँ पे जमा करवाएं तो हम पता लगा सके कि किसके पास कितना पैसा। फिर आता है सेकंड, नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। ये सरकार की तरफ से एक आपको वार्निंग थी या फिर आपको एक मैसेज था कि आज के बाद से हमारी कंट्री टैक्स इवेशन को टॉलरेट नहीं करेगी। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। तो आज के बाद से हम टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितना कमा रहे हो सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम।
ना पहले आप क्या करते थे, सेविंग्स आप अपने घर में रखते थे, घर के लॉकर में रखते थे, तिजोरी में रखते थे। लेकिन अब जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको बैंक अकाउंट कंपलसरीली ओपन करवाना ही पड़ा और सारे पैसे आपको वहां पर डलवाने पड़े। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो सेविंग्स है वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक तक पहुंच पाएंगे। फिर था क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या था कि अब आपको कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया था कि पहले आप जो भी ट्रांजेक्शन करते थे मेनली वो कैश से करते थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जब कैश की शॉर्टेज हो गई थी तो आपने सारे ट्रांजेक्शन यूपीआई पेटीएम इनसे आपने करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट हुई और कैश बंद हो गया या कैश कम हो गया। लास्ट है कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो जब डीमोनेटाइजेशन आया तो इसका इम्पैक्ट आपकी मनी या इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ा। तो पहले आप जनरली कैश ट्रांजैक्शन को यूज करते थे, अब डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश के ट्रांजैक्शन कम हो गए थे। ना कैश का ट्रांजैक्शन कम हुआ तो आपने किससे पेमेंट किया, यूपीआई से, और यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपके सारे डिपॉजिट कहाँ होने चाहिए, बैंक में। तो इससे बैंक के डिपॉजिट बढ़े, कैश कम हुआ, कैश ट्रांजैक्शन कम हुए, बैंक के डिपॉजिट इंक्रीज हुए ना। इससे एक फर्क ये भी पड़ा कि आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ती गई। तो पहले आपकी सेविंग्स घर में थी, अब वो फॉर्मल सेविंग्स बन चुकी हैं और वो सेविंग्स भी बड़ी है। रीजन क्या है, क्योंकि जब कैश आपके हाथ में होता है ना आप उसको जल्दी खर्च कर देते हो, लेकिन वही पैसा आपके अगर बैंक में रखा है तो कौन विथड्रॉ करने जाए फिर उसे खर्च करें, इसलिए आपके वो पैसे वहां पे सेव पड़े रहते हैं। तो इसलिए इससे आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हुई है। फिर हम देखते हैं कि प्राइवेट वेल्थ पे क्या असर पड़ा। तो प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन कर गई, कम हो गई, क्योंकि पहले मेरे पास मान लो 10 करोड़ रुपए थे जिसमें से 8 करोड़ ब्लैक मनी था। अब जब मैंने उसे सरेंडर किया तो उसमें मुझे मेरा टैक्स कटा, मुझे कुछ अमाउंट मुझे पेनल्टी वहां पे करनी पड़ी। पेनल्टी काटने के बाद अब मेरी जो इनकम है वो सिर्फ 8 करोड़ की है, तो 10 करोड़ से कम हो गई, मतलब यहाँ पे प्राइवेट वेल्थ डिक्रीज हुई थी। फिर आता है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी आ गई, सबने डिजिटल पेमेंट्स करना स्टार्ट हो गए, तो डिजिटलाइजेशन बढ़ा था। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी डिक्लाइन हुआ था, प्राइसेस कम हो गए थे। रीजन क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेनली बिजनेस ऐसे होता है कि वो कैश पे चलता है, कि हम पेपर्स में दिखा देंगे कि ये प्रॉपर्टी आपने 1 लाख में खरीदी है पर आपको पे करना पड़ेगा 5 लाख रुपए, ताकि सरकार से टैक्स की चोरी वगैरह हम कर सकें। तो ये मेनली किस पे चलता था, कैश पर। लेकिन अब जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, कैश तो आप यूज नहीं कर सकते, तो यूपीआई से करना पड़ा, और यूपीआई में तो सरकार सब देख रही है, फॉर्मल है वो सब, तो वहां पे आपको प्राइसेस डिक्रीज करने पड़े थे, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइस कम हुए। फिर आता है टैक्स कलेक्शन, सबने अपनी इनकम को डिक्लेयर किया तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ा था। और फिर आता है पब्लिक वेल्थ, सरकार की वेल्थ पर क्या असर पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सरकारी काम वैसे भी सारे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते थे, तो सब क्लियर था उनका, वैसे भी कैश पे ज्यादा वो फोकस नहीं थे, हम मशीन्स वगैरह का यूज ही करते थे पहले भी, तो यहाँ पर पब्लिक वेल्थ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ओके, सो दैट्स इट, चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कंप्लेंट्स हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।